राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? गाइस, आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस से कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? आपका ऑप्शन है ए जनता पार्टी में, बी समाजवादी पार्टी में, सी साम्यवादी पार्टी में, डी कांग्रेस पार्टी में। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जनता पार्टी में। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ। इससे पहले भारतीय जनसंघ अपनी अलग पहचान रखते थे, जबकि जनता पार्टी उस समय जनमोर्चा के नाम से जानी जाती थी। लेकिन 1977 में जनमोर्चा, भारतीय जनसंघ और कुछ अन्य छोटे दलों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। इस दौरान जनता पार्टी का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? आपका ऑप्शन है ए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बी संयुक्त समाजवादी दल, सी जनता पार्टी, डी समाजवादी दल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी संयुक्त समाजवादी दल। राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पार्टी का गठन किया था। वह भारतीय राजनीतिक और सामाजिक नेता थे जिनके द्वारा समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। उन्होंने भारतीय राजनीति में गहरी प्रभावी भूमिका निभाई थी और वे स्वतंत्र भारत के समय से एक महत्वपूर्ण स्थान पर थे। उनका ध्येय। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृहमंत्री कौन था? आपका ऑप्शन है ए जगजीवन राम, बी सरदार वल्लभभाई पटेल, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी सरदार वल्लभभाई पटेल। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में सरदार वल्लभभाई पटेल गृहमंत्री थे। उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें लॉकडाउन के दौरान देश में एकीकृत विभाजन की रचना करने में भी अहम भूमिका निभानी पड़ी थी। उन्होंने समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक उपाय निकाले थे, जिसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन और समस्याओं को संभालने के लिए कई आवश्यक उपचारों को उपलब्ध कराना शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? आपका ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरोजनी नायडू, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रमुख योगदान रहा। उन्हें लौह पुरुष और एकता के अभिमानी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को एकता की आधारशिला पर रखा था और विभिन्न रियासतों को एक साथ मिलकर एक राष्ट्र में विलय करने का प्रयास किया था। उनकी सफलता के परिणाम स्वरूप भारतीय संघ गठित किया गया, जो बाद में भारतीय गणराज्य के रूप में जाना गया। पटेल ने भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए भारतीय संघ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 5, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? आपका ऑप्शन है ए समाजवादी पार्टी, बी किसान मजदूर प्रजा पार्टी, सी किसान मजदूर पार्टी, डी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी किसान मजदूर प्रजा पार्टी। 1951 में आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। ये दल दक्षिण भारत के राज्यों में कार्य करता था और आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में वो गरीबों और किसानों की मुख्य आवाज बन गया था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत के स्वावलंबन और न्याय के लिए लड़ाई थी। आचार्य कृपलानी ने प्रजा पार्टी को किसान और गरीब वर्ग के हित में संघर्ष करने के लिए एक फोरम के रूप में स्थापित किया था। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना। क्वेश्चन नंबर 6, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन, डी मैक्सिको। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी मद्रास, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी केरल। भारत के द्वितीय आम चुनाव 1957 में केरल राज्य में कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी थी। इस चुनाव में केरल कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के साथ साम्यवादी पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई-एम ने भी एक समायोजित चुनाव अभियान चलाया था, जिससे वे इस राज्य में बहुमत से विजयी हुए थे। इस चुनाव में केरल की जनता के उत्तर भाग में बंगाल के पूर्वी भाग से आए समाजवादी नेता एम स्ट्रॉन्ग और नागालैंड से आए फिस ने भी भाग लिया था।
क्वेश्चन नंबर 8, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? आपका ऑप्शन है ए चीनी आक्रमण, बी बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सी सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? जिसमें पहला है 1960 का दशक भारतीय राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण था और कांग्रेस पार्टी के लिए एक खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है। इस दशक के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित शामिल है। दूसरा, भारत चीन युद्ध। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने अक्साई चीन पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिससे कि भारतीय सेना ने हार का सामना करना पड़ा। इससे कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक और आर्थिक विपदा का सामना करना पड़ा। तीसरा, गोलमेज स्कैंडल। 1963 में हुए गोलमेज स्कैंडल में कांग्रेस के नेता के पास बड़े राशि का घूस था, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को रोक देने में मदद करता था। इससे कांग्रेस की छवि पर धार्मिक विवाद उत्पन्न हुआ था, जो कि उसके समर्थकों के मन में आया था। चौथा, भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कांग्रेस पार्टी को अपने आर्थिक नुकसानों को देखना पड़ा। ये युद्ध उस समय हुआ था। पांचवा, अंतर्निहित संघर्ष। दशक के शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी के अंदर आंदोलनकारी आवाजों की उठती हुई थी, जो कि पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ थे। उनमें से कुछ लोग अपनी असंतोष को जाहिर करने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने लगे थे, जो कि पार्टी की समस्या को बढ़ा दिया था। छठा, कार्यकर्ताओं की भ्रष्टाचार। कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की भ्रष्टाचार से भरी रवैये की वजह से भी इस दशक को कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है। इन सभी कारणों से मिलकर 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना। क्वेश्चन नंबर 9, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, बी विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सी पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम लोगों के समान अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। वे लोगों को जोड़ना चाहते थे जो विभिन्न सामाजिक वर्गों से थे। साम्यवादी दल ने भारत के गरीब लोगों, किसानों, श्रमिकों और अन्य सामाजिक वर्गों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो उन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण दल बना दिया। इस दौरान साम्यवादी दल ने लोगों के विकास और सामाजिक न्याय के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? आपका ऑप्शन है ए भारतीय कांग्रेस पार्टी में, बी जनसंघ में, सी जनता पार्टी में, डी भारतीय जनता पार्टी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जनता पार्टी में। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों और समाजवादी दलों ने जनता पार्टी में विलय कर लिया। इस साल भारत में चुनाव हुए थे और जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हराकर सत्ता में आई थी। जनता पार्टी भारत के लिए एक नई राजनीतिक दल बन गई थी, जिसमें अनेक समाजवादी दलों ने अपने आप को विलय किया था। इस दौरान समाजवादी दलों के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की आर्थिक विफलताओं और उसकी अन्य नीतियों के विरोध में जनता पार्टी का समर्थन किया था। उन्हें लगा कि जनता पार्टी भारत के गरीब लोगों, किसानों, श्रमिकों और अन्य सामाजिक वर्गों के हितों के लिए एक समाजवादी दल है। जनता पार्टी के समर्थक उनकी नीतियों का समर्थन करते थे, जो संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए खड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 11, गुट निरपेक्षता का अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, बी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, सी विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, डी मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुट निरपेक्षता एक शासन तंत्र की वह विशेषता होती है जिसमें सरकार द्वारा निर्णय लेने से पहले अन्य दलों या समूहों से सलाह ली जाती है। इसका अर्थ होता है कि शासन तंत्र की सरकार गुटों या समूहों के प्रति निष्पक्ष रहती है और उनसे सलाह लेती है ताकि सभी विचारों और हितों को संबद्ध रखा जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के मूल्यों, नैतिकता, न्याय और संवेदनशीलता को बनाए रखना होता है। इसके अलावा गुट निरपेक्षता के तहत सरकार को समाज के विभिन्न तबकों और समूहों की आवाज को सुनने और उनके हितों को संबद्ध रखने का भी विकल्प मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? आपका ऑप्शन है ए फॉरवर्ड ब्लॉक, बी जनसंघ, सी आजाद हिंद, डी स्वराज्य पार्टी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए फॉरवर्ड ब्लॉक।
3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए आचार्य कृपलानी, बी राजगोपालाचारी, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी जयप्रकाश नारायण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी एक भारतीय शास्त्रीय उदारवादी राजनीतिक पार्टी थी जो कि 1959 से 1974 तक अस्तित्व में थी। क्वेश्चन नंबर 14 किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? आपका ऑप्शन है ए 1962, बी 1964, सी 1966, डी 1971। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1962। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था वर्ष 1962 में। इस घटना को भारत चीन युद्ध या हिमालयी युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान चीनी सेना ने भारतीय सीमा के पश्चिमी हिस्से पर हमला किया था और भारतीय सेना के साथ संघर्ष किया था। ये युद्ध चीन और भारत के बीच तनाव को बढ़ाता रहा और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को भी गहराता गया। भारत इस युद्ध में पराजित हो गया और चीन ने कई भूगोलीय क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया। क्वेश्चन नंबर 15 गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी काहिरा, सी हवाना, डी बेलग्रेड। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी बेलग्रेड। प्रथम शिखर सम्मेलन 1-2 सितंबर 1961 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान और फिलीपींस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में उपस्थित देशों के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संबंधों, विविध विषयों पर सहयोग, द्विपक्षीय संबंधों और विविध मुद्दों पर चर्चा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? आपका ऑप्शन है ए जनता दल, बी जनता पार्टी, सी स्वतंत्र पार्टी, डी लोक दल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जनता पार्टी। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस ने 1977 के भारतीय चुनावों में मिलकर कांग्रेस पार्टी को हराया था। उस वर्ष के चुनावों के बाद इन चारों दलों ने विलय कर जनता दल नामक नए राजनीतिक दल का गठन किया था। जनता दल भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण दल बना और 1977 से 1980 तक भारत की सरकार जनता दल के नेतृत्व में थी। क्वेश्चन नंबर 17 गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय नेता जवाहरलाल नेहरू को गुट निरपेक्षता की नींव रखने में प्रमुख योगदान माना जाता है। उन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक निरपेक्ष देश के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। नेहरू जी का ये सोच था कि देश की आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अन्य देशों के साथ समन्वय, सहयोग और दोस्ती का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उन्होंने भारत के विदेश नीति के माध्यम से इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें से कुछ है नमूनों के रूप में महत्वपूर्ण है, जैसे कि बंधुत्व नीति और नॉन अलाइनमेंट आदि। क्वेश्चन नंबर 18 गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी मोरारजी देसाई, सी राम मनोहर लोहिया, डी योगेंद्र। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने गैर कांग्रेसवाद का नारा नहीं दिया था। इस नारे का जन्म उत्तर प्रदेश के चुनावों में हुए राजनीतिक गठबंधन से हुआ था, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। इस गठबंधन के बाद नारा देने वाले नेता रविंद्र प्रताप सिंह थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीति में एक प्रसिद्ध नेता थे और उन्होंने भी इस गठबंधन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने बाद में जनता पार्टी का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक दल बनाना और सत्ता में आना। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई? आपका ऑप्शन है ए 1955, बी 1964, सी 1956, डी 1965। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1964। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बी सीपी 1964 में दो विरोधी दलों में बंट गई थी। इस बंटवारे का मुख्य कारण था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में संगठनात्मक, सिद्धांती और विचारधारा के मध्य विभिन्न मतभेद थे। इस बंटवारे के बाद दो अलग अलग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियां बन गई थी। एक नई कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई मार्क्सवादी थी, जो चीन के नेतृत्व और माओवादी विचारधारा के पक्ष में थी, और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीआई मल्ल थी,
जो सोवियत संघ के नेतृत्व और लेनिनवादी विचारधारा के पक्ष में थी। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। आपका ऑप्शन है ए, राष्ट्रीय एकता की चुनौती, बी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, सी, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, डी, उपर्युक्त सभी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को कई प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। कुछ ऐसी प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित थीं। विभाजन का दुहक, स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन हुआ था और देश दो अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गया था। आर्थिक चुनौतियां, स्वतंत्रता के बाद भारत को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की जरूरत थी। जनसंख्या की वृद्धि, स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या तेजी से वृद्धि करने लगी थी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और खाद्य संसाधनों की आपूर्ति को लेकर चुनौतियां थी। नेहरूवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत की, जो कि उत्पादकता और उपभोक्ता को ध्यान में रखती थी। इस नई अर्थव्यवस्था का अनुमोदन और लोगों के द्वारा स्वीकृति मिलना भी एक चुनौती थी। आज का प्रश्न आपके लिए, राज्यपाल की नियुक्ति किस कानून की श्रेणी में आता है? ऑप्शंस है ए, प्रशासकीय कानून, बी, व्यक्तिगत कानून, सी, संवैधानिक कानून, डी, सामान्य कानून। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। मैं इसका आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। देखो, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको सफलता के लिए काम करने की आवश्यकता होती है। आप चाहे जितना भी ध्यान दें, लेकिन अगर आप नहीं काम करते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये सभी बता सकते हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद।